वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज से हम हमारा नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ योर 14th लेसन बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो सबसे पहले ये जो कंसेप्ट है ये समझ लेते हैं। हम केमिस्ट्री के अलग अलग ब्रांचेस के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं, राइट। तो देर इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये आपके ब्रांचेस में बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है, राइट। सो व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री और व्हाट आर दिस बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट वर्ड है बायो, ओके, सो दिस वर्ड जो है ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, दैट इज़ द ग्रीक वर्ड बायोस। ओके, तो बायोस का मीनिंग क्या होता है, लिविंग थिंग्स। ओके, समथिंग विच इज़ लिविंग वन। तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स दोज आर प्रेजेंट इन लिविंग बॉडीज, right, they are called as biomolecules, and the branch which is dealing with such molecules it is known as biochemistry, right। तो ये चैप्टर जो है ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है, राइट। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री में और बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं इस ब्रांच में। ओके, तो यहाँ पे जो लोग बायो में इंटरेस्टेड है, बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है, तो उन लोगों को इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। एंड दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डीलिंग विथ इंडस्ट्रीज़ विच आर रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री, उनको भी ये चैप्टर जो है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जॉब जो है अपना जो करियर है वो अगर आपको परस्यू करना है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हियर आर सम ऑफ द बेसिक्स। तो बायोकेमिस्ट्री जो है तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अदर केमिकल मॉलिक्यूल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। ओके, सो यू हैव सम मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन, ओके, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, तो ये तो मेन है, ये तो प्रिंसिपल केमिकल्स हैं। तो इसके अलावा कहाँ पे तो फॉस्फोरस मिलता है, देन कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा चलता रहता है। तो ये जो कार्बन है ये आपको आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी मिलेगा, इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी मिलेगा। तो यहाँ पे कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें ये पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है वहाँ पे आपको ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपको कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है ये प्रिंसिपली अर्थ क्रस्ट में आते हैं, तो वहाँ पे आप कहेंगे दैट इज़ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, और इनसाइड दिस सेल, इनसाइड दिस सेल जब आपको ये मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तब आप कहेंगे कि दीज आर बायो मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इसमें से आपको ये कंपैरिजन करना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन आता है। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आता है ऑक्सीजन, ओके, उसके बाद आता है कार्बन, उसके बाद आता है हाइड्रोजन एंड फिर आता है नाइट्रोजन। Okay, so all these atoms, okay, all these molecules constituting the biomolecules, okay, bio compounds वो फॉर्म करते हैं और ये इसके प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो अब ये बायोमोलिक्यूल्स आप एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, राइट। ये बायोमोलिक्यूल्स आपको कहाँ से मिलेंगे। सो यू हैव टू काइंड ऑफ टिश्यूज, ओके, वन इज एनिमल टिश्यू, वन इज एनिमल टिश्यू एंड अनदर वन इज़ प्लांट टिश्यू। तो दोनों में से किसी में भी आपको ये मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो जो टिश्यू है वो आइसोलेट करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस हम सबसे पहले देखते हैं, राइट। तो आपको इसमें एक आइडिया आ जाएगा कि बायोमोलिक्यूल्स आप एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, आपके हाथ में वो आएंगे कैसे। ओके, सो नाउ कंसिडर दैट कि आपके पास एक प्लांट है, ओके, उसका आपने एक लीफ लिया, ओके, तो इसका आपने क्या लिया, एक लीफ लिया, ओके,
और आपके पास एक ह्यूमन या एनिमल टिश्यू है, कंसीडर दिस इज लिव, ओके, एंड आपके पास क्या है, एक एनिमल टिश्यू है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा कोई तो टिश्यू है अपने पास, ओके, सो दिस इज द पीस ऑफ लिवर, इमेजिन दैट, ओके, दिस इज द पीस ऑफ लिवर। तो ये क्या हो गया, ये दिस इज प्लांट टिश्यू and this one is animal tissue, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो होल लीफ है तो ये आपको एक समथिंग लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ओके, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं मोर्टार एंड पिस्टल, ओके। तो इस स्ट्रक्चर में डाल के आपको उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा क्रश करना पड़ेगा, ओके, पूरा का पूरा क्रश करना पड़ेगा, पूरा एक पाउडर बनानी होगी, मतलब उसमें जो कुछ भी पूरा का पूरा उसका इंटायर स्ट्रक्चर है वो ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। इसको क्या करना पड़ेगा, इस लीवर को क्या करना पड़ेगा, लीवर टिश्यू को, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लेंड करना पड़ेगा, ब्लेंडर में डाल के आपको पूरे का पूरा इसका एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप क्या करेंगे, ये हो जाने के बाद इसको ट्रीटमेंट देंगे, किसकी, आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ओके, इसकी आप उसको क्या दे सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये हो जाने के बाद क्या होगा, इसका जो एंटायर स्ट्रक्चर होगा, जैसे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, जो कुछ भी उसकी इंटीग्रिटी है वो ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, TCA के जब आप उसको ट्रीटमेंट देंगे तो उसकी जो कुछ भी इंटीग्रिटी है वो ब्रेक हो जाएगी, राइट, इंटीग्रिटी पूरी की पूरी ब्रेक हो जाएगी। एंड देन ये जो आपके पास जो मिक्सचर होगा पूरा, इस मिक्सचर को ओके, ये जो पूरा का पूरा आपका मिक्सचर होगा, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप फिल्टर करेंगे, यहाँ पे आप एक फिल्ट्रेशन असेंबली लगाएंगे, ओके, एक फिल्ट्रेशन असेंबली आप यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर एक मसलिन क्लॉथ हो सकता है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्या हो सकता है, अब देखो फिल्ट्रेशन के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, मसलिन क्लॉथ हो सकता है, नहीं तो कॉटन हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, वॉटमन पेपर, नंबर 1 हो सकता है। तो ये सारे फिल्ट्रेशन असेंबली में कोई भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ओके। और फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट मिलेगा। तो ये क्या होगा आपका, फिल्ट्रेट, और यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ पे राइट, यहाँ पे जो कुछ भी बचेगा या यहाँ पे ऊपर जो कुछ भी बचेगा वो क्या होगा, ये हो गया आपका रेसिड्यू। तो यहाँ पे आपको ये फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू क्यों मिला, वाई, बिकॉज यहाँ पे जो आपका जो फिल्ट्रेट हो गया है, ये जो फिल्ट्रेट है आपका, दैट इज एसिड सोल्यूबल, ओके। फिल्ट्रेट जो है आपका वो एसिड सोल्यूबल है, और ये जो रेसिड्यू है ना आपका, ये एसिड इनसोल्यूबल है, क्योंकि वो
सोल्यूबल ही हो नहीं पाया ना, इसलिए उसके जो कुछ भी पार्टिकल्स है वो रिटेन हो गए, इसलिए वो इस फिल्ट्रेशन जो कुछ भी असेंबली थी, मसलिन क्लॉथ था, कॉटन था या ऑटमन पेपर नंबर 1 था, तो उसके ऊपर वो रिटेन हो गया। ओके, सो दैट्स वाई ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स थे ये एसिड इनसोल्यूबल थे, और ये जो नीचे वाले जो कुछ भी आपको फिल्ट्रेट मिला ये एसिड सोल्यूबल था। अब इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो एसिड इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं ना, ये जनरली कौन से होते हैं, ये पॉलीमर्स होते हैं। ओके, ये पॉलीमर्स होते हैं एंड दीज आर दी सिंपल कंपोनेंट्स। अब पॉलीमर्स मतलब क्या, मर्स मीन्स फॉर्म, राइट, मर्स मीन्स फॉर्म एंड पॉली मीन्स मेनी फॉर्म्स। तो रिपीटेड स्ट्रक्चर जब चेन से एक दूसरे को अटैच्ड होते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर्स। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ एग्जाम्पल, फिर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो प्रोटीन्स, देन न्यूक्लिक एसिड्स, ओके, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, then you can say polysaccharides, ये सारे इसके एग्जाम्पल हुए। along with that फैटी एसिड्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। और फिर इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, इसमें आयन्स आते हैं, इसमें आयन्स आते हैं, देन कोफैक्टर्स आते हैं एंड सिंपल शुगर्स आते हैं। ओके, क्या आता है, सिंपल शुगर आता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि बायोमोलिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं, तो उसमें से आपका डिज़ायर्ड कंपोनेंट कौन सा है, राइट, बायोमोलिक्यूल्स में से आपका डिज़ायर्ड कंपोनेंट कौन सा है। तो अगर आपको प्रोटीन्स चाहिए तो आपने रेसिड्यू डिस्कार्ड कर दिया एंड फिल्ट्रेट लेके बैठे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। तो कहाँ पे क्या मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, हियर कम्स द अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखो इसमें थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय एसिड इनसोल्यूबल एंड एसिड सोल्यूबल पार्टिकल्स। तो सबसे पहले होता है अपना एसिड इनसोल्यूबल एंड व्हाट इज एसिड सोल्यूबल पार्टिकल्स। तो देखो एसिड इनसोल्यूबल जो होते हैं ना, इसमें इसका जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो इसका होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये 800 डाल्टन से ज़्यादा होता है। और एसिड सोल्यूबल में जो आते हैं ना, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये 800 डाल्टन से छोटा होता है। मतलब दे आर सिंपल वंस, सिंपल कंपोनेंट्स एंड दीज आर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, राइट। तो फिर इसमें कौन कौन आता है, देखो ये पॉलीमर्स जो होते हैं ना, ये इसमें आता है। ओके, पॉलीमर्स जो कंपोनेंट्स है वो सारे एसिड इनसोल्यूबल में आएंगे। एग्जांपल्स आर दिस, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स एक्सेट्रा। एंड एसिड सोल्यूबल में सिंपल कंपोनेंट्स आएंगे, जैसे हैविंग मोनोमर्स। देखो यहाँ पे क्या आएंगे, मोनोमर्स आते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अब इसको एक एक्सेप्शन है, वन एक्सेप्शन इज देयर। Yes, what is the exception? Fatty acids. Why? फैटी एसिड्स जो होते हैं ना, ये पॉलीमर्स नहीं होते, सिंपल मोटी होती है उनकी। फैटी एसिड भी सिंपल होते हैं और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है ना वो भी 800 डाल्टन से कम ही होता है। ओके, तो ये क्राइटेरिया उसको एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी दे कम अंडर एसिड इनसोल्यूबल कंपोनेंट्स। ओके, सो इन दिस वे सबसे पहले आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आपको टिश्यू को ब्रेक करना है, राइट। टिश्यू को ब्रेक करके आपको ये ऐसे फिल्ट्रेशन करना है उसका। तो फिल्ट्रेशन असेंबली आपको पता है, हमने ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री में पिछले ईयर में देखा है। तो ये ऐसे आपको बनाना है, राइट। और फिर उसके बाद आपको एक एक कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करना है।
डिजायर्ड कंपोनेंट आपको एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। अब यहाँ पे आपने TCA यूज़ किया, ओके, यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज़ किया। इसके अलावा आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, आप डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हो, ओके, आप माइल्ड अल्कली यूज़ कर सकते हो, ओके, आप एसिड अल्कोहल या अल्कोहल एसीटोन मिक्सचर यूज़ कर सकते हो, ओके। नहीं तो आप सेल को एक तरह का शॉक दे सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो, सेल का हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, ओके। तो आप उसको स्ट्रेस दे सकते हो, सेल को स्ट्रेस लाइक कंडीशंस दे सकते हो आप, ओके। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज बढ़ा दिया, हायर वोल्टेज के फील्ड में उसको प्लेस किया, ये सारी बातें आप इसमें कर सकते हो। एंड ये हो जाने के बाद फिर आपको ये अलग अलग कंपोनेंट्स मिलेंगे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो इस लेसन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम प्रोटीन्स कवर करेंगे, न्यूक्लिक एसिड कवर करेंगे, पॉलीसेकेराइड्स कवर करेंगे, ओके, एंड मतलब आई मीन कार्बोहाइड्रेट्स कवर करेंगे, एंड विथ दैट yes, these are the only components we are going to cover up, okay। so ये हमारा इस लेसन में फोकस रहेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली होते कहाँ पे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये सेल में एग्जैक्टली कहाँ पे होते हैं। उसके लिए आपको क्या समझना चाहिए, सेल का स्ट्रक्चर समझना चाहिए। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी अब बात करते हैं, ओके। क्योंकि उसके लिए सेल का एक बेसिक, मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले हम लोग, पर बेसिक सेल का स्ट्रक्चर यू शुड नो। और फिर भी बायो पसंद भी नहीं है, कुछ लोगों को नहीं होता पसंद, पर आप तो लिविंग बीइंग हो ना, इसलिए आपको समझना ही चाहिए कि आपके बॉडी में सेल्स कैसे काम करते हैं, विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब आपको ये पता है कि there are two type of cells, eukaryotic cells and prokaryotic cells. So in prokaryotic cells nucleus is at primitive level and in eukaryotic cell nucleus is developed one. तो हम simple eukaryotic cell का structure देखेंगे, ओके। तो उसमें देखो सबसे पहले you can start from the nucleus। तो आपका एक ऐसा न्यूक्लियस होता है, राइट। तो ये जो न्यूक्लियस है, this nucleus is covered with some kind of nuclear membrane, okay। क्या होती है, उसको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो देखो क्या होती है, एक ऐसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इस न्यूक्लियस में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर सब्सटेंस पूरा का पूरा प्रेजेंट होता है, ओके। इसमें भी एक न्यूक्लियर फ्लूइड होता है और इसमें एक ऐसा डेंस मटेरियल होता है, ऐसा, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, इस डेंस मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोलस, ओके। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। और इसी में आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो इसी में आपके जो कुछ भी क्रोमोसोम्स है ये प्रेजेंट रहेंगे, ओके, इन पेयर्स। तो ऐसे क्रोमोसोम्स आपके यहाँ पे होंगे, ओके। तो हियर यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल काम में आता है, दैट इज़ नथिंग बट योर न्यूक्लिक एसिड्स, ओके, दैट इज़ नथिंग बट योर न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होते हैं, राइट। तो यहाँ से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ना, ये स्टार्ट होने लगते हैं, ओके। सो कुछ ऐसा उनका स्ट्रक्चर रहता है, ओके। ऐसे बड़े बड़े उनके स्ट्रक्चर बनते हैं। तो एक यहाँ पे हो गया, यहाँ एक कुछ तो यहाँ पे इमेजिन करो,
तो फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ ऐसे होता है। ओके, सो देखो सेल एकदम ऑर्गेनाइज्ड होती है, तो ऐसे एक यहाँ पे ले सकते हो आप, मतलब बहुत अच्छा ड्राइंग होने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप उसको एक ट्रिक होती है कि ये ड्राइंग्स जो होते हैं ना, ये कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको एक ट्रिक होती है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ना, ये बहुत हो सकते हैं नंबर में, राइट। तो ये ऐसे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब क्या होता है, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। ओके, दोज आर नोन एज SER, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इनको क्या बोलते हैं हम, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ना, उन पे एक ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, देखो कैसे, ऐसे, जिनको हम क्या बोलते हैं, देखो ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, राइट, जिनको हम क्या बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ओके, these are the ribosomes and these ribosomes are nothing but your proteins। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रोटीन्स आ गया। ओके, तो ये क्या हुआ, प्रोटीन। तो आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे होता है, राइट, यहाँ पे ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो इसमें से कुछ पार्ट कट हो जाता है। ओके, कुछ पार्ट जो होता है वो कट हो जाता है और उसका फिर बनता है समथिंग लाइक दिस। ओके, जिसे हम बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। ओके, फिर आता है अपना एक ऐसे एम्प्टी स्पेसेस सेल पे होती है। ओके, सब एम्प्टी स्पेसेस, ओके, जिनको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। ओके, जिनको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। एंड इन कंप्लीट दिस साइटोप्लाज्म, ओके, ये पूरा का पूरा जो सेल्यूलर फ्लूइड है ना, तो इसमें कंसिडर दिस एज सेल्यूलर फ्लूइड, पूरा का पूरा जो सेल्यूलर फ्लूइड होता है, तो इसमें बहुत ही सारे, ओके, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, फंक्शनल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे एम्प्टी। ओके, ऐसे फ्रीली मूविंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपके प्रोटीन्स यहाँ पे आ गए। ओके, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पे एक, राइट, आपको पता होता है कि ऐसे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता उसका। ओके, ये ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो इसमें भी प्रोटीन्स होते हैं, राइट। तो ये ऐसे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद आता है आपकी सेल मेम्ब्रेन आती है। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है आपकी, तो कंसिडर दैट दिस इज द सेल। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, तो ये भी आपकी डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है। ओके, ये आपकी सेल हो गई। तो इसमें सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं उनको स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ ऐसे अपने पास ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं। ओके, कुछ ऐसे सिर्फ स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट, ऐसे कुछ तो स्ट्रक्चर्स। तो दीज आर दी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो प्रोटीनिशियस पार्ट बहुत बड़ा होता है सेल में, सो दैट्स वाई प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस सेल का जो न्यूट्रिशन होता है, राइट, सेल का जो कुछ भी न्यूट्रिशन होता है, तो उसके लिए आपको क्या लगती है, शुगर्स लगती है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट द फूड ऑफ योर सेल, राइट।
तो आपके सेल का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होने के लिए, दिस इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट, दिस वन इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये पावर हाउस मेंटेन करने के लिए, सेल को पावर देने के लिए शुगर्स काम में आती है। सो दिस शुगर्स आर नथिंग बट दी पॉलीसेकेराइड्स और यू कैन से सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो ये इसलिए आपको लगता है। तो सेल में इसी तरह से अलग अलग जगह पे ये अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स लोकेटेड होते हैं। सो दिस वे आपको अगर सेल का स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो आप फिर से ये बायोमोलिक्यूल्स कहाँ पे होते हैं, कौन सा पार्ट आपको क्या करना है, आइसोलेट करना है, ये समझ में ले सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द वे टू स्टडी द बायोमोलिक्यूल्स, राइट। तो फिर सबसे पहले हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स है तो उनमें से फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड इज़ प्रोटीन्स एंड थर्ड वन इज़ नथिंग बट योर न्यूक्लिक एसिड्स। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स से हम शुरुआत करेंगे और कार्बोहाइड्रेट जो है आपके, तो ये आपके फूड में से आपको मिलते हैं एंड दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर्स बाय वेरियस केमिकल रिएक्शंस एंड वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपके सेल को क्या देते हैं, सप्लीमेंट देते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो कुछ भी शुगर मोइटी है तो ये वेरियस मैकेनिज़्म से सेल से एंटर करती है, बहुत अलग अलग मैकेनिज़म्स होते हैं, तो वो सेल में एंटर करती है एंड उसका ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल शुगर्स। ओके, तो ब्रेक डाउन होता है एंड अल्टीमेटली इट विल ट्रांसफ़र इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में उसका क्या बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र हो जाने के बाद एटीपी जनरेशन होता है, राइट, एंड दिस एटीपी इज़ नथिंग बट दी एनर्जी करेंसी ऑफ योर सेल। और फिर ये सारा सेल का जो मैकेनिज्म है, तो एटीपी से फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस बनेगा तो यहाँ से जो कुछ भी प्रोटीन्स बाहर निकलेंगे ये सेल के अलग अलग काम में आएंगे। ओके, और जब ये सेल जो होगी ये जब ओल्ड होती जाएगी, ओके, ये सेल का भी एक लाइफ होता है, ये जब सेल ओल्ड होती जाएगी तो ये कंप्लीट सेल जो है ये वैक्यूल्स में समा जाती है, राइट, दैट्स वाई वैक्यूल्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बॉडीज। ओके, सुसाइड करती है सेल इस वैक्यूल्स में, दैट्स वाई दिस एम्प्टी स्पेसेस आर देयर। ओके, तो सेल क्या करती है, सुसाइड कर देती है। और प्लांट सेल ऐसी ही होती है, सिर्फ प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड वैक्यूल्स की साइज़ बहुत बड़ी होती है, मतलब वैक्यूल इतना बड़ा कंप्लीटली, मतलब हाफ से भी ज़्यादा पार्ट वैक्यूल्स का होता है। ओके, बाकी प्लांट सेल ऐसी होती है। सो दिस इज़ द सिंपल यूकैरियोटिक सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको इस लेक्चर में समझ में आया कि बायोमोलिक्यूल्स कैसे कहाँ पे होते हैं, राइट। So from the next lecture we will start from the carbohydrates. Okay, so इसका अच्छे से स्टडी करो, सेल के बहुत अच्छे 3D में वीडियोज़ अवेलेबल है वो देखो एंड if you have any kind of doubt you can contact me. Okay, so see you in the next lecture with the carbohydrates topic. Till then, goodbye.